जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसके अंतर्गत चल रहा है हमारा हिंदी गद्यांश अर्थात अपठित अर्थबोध। तो हिंदी गद्यांश के अंतर्गत आज हम कुछ और गद्यांश को लेंगे। कल भी 3 गद्यांश हमने लिए थे। इसके बाद में फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदी गद्यांश या अनुच्छेद या अर्थबोध। अपठित अर्थबोध भी बोलते हैं इसको, अर्थबोध। ये सारी चीजें एक ही है जी, अनुच्छेद का ये, पैराग्राफ का ये, अर्थबोध का ये, गद्यांश का ये सब एक ही तरह की चीजें हैं। इसके अंतर्गत आपने कल 3 पैराग्राफ ले लिए थे और उसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस कल देखे थे। आज कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे। ज्यादातर एक तो विषय वस्तु वाला जो क्वेश्चंस होता है पैराग्राफ की, विषय वस्तु का मतलब क्या होगा, जो उसके अंतर्गत घटना दी है, विषय वस्तु घटना प्रसंग से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो इनकी संख्या ज्यादा होती है। अगर मान के चलो 5 क्वेश्चंस आते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आते हैं इनसे, मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। इनको तो बार बार पूछ ही रहा है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चंस है वो हिंदी व्याकरण का जरूर आएगा। हिंदी व्याकरण के कल जो टॉपिक बताए गए थे, अगर आपने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की है तो उसको क्लास को अटेंड जरूर करना है। तो हिंदी व्याकरण को हम अलग से भी पढ़ते हैं, उसका फायदा हमें यहाँ भी मिलता है। तो 1 से 2 प्रश्न, 1 से लेके 2 प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका यहाँ हिंदी शब्दावली। तीसरा टॉपिक क्या है, हिंदी शब्दावली है तीसरा टॉपिक, ठीक है। और वो क्या है यहाँ 1 से लेके 2 प्रश्न, 1 से लेके 2 प्रश्न आपके क्या हैं, हिंदी शब्दावली के हैं। 1 से लेके 2 प्रश्न आपके किसके हैं, यहाँ हिंदी शब्दावली के हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादातर तो यही क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में फिर क्वेश्चन से यहाँ पे पूछ लिया आपसे शीर्षक वाला, शीर्षक टाइटल का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। शीर्षक 1 प्रश्न आ गया, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ 5वां जो है आपसे आश्रय पूछ लिया। क्या पूछ लिया, आश्रय पूछ लिया, तात्पर्य पूछ लिया, उद्देश्य पूछ लिया, ठीक है। इसका उद्देश्य, आश्रय, तात्पर्य, अभिप्राय, ये क्या है जी आपका 1 प्रश्न है, ठीक है। समूह से भिन्न शब्द बताओ, किस शब्द का प्रयोग पैराग्राफ में नहीं हुआ है, उस तरीके से यहाँ पे प्यारे दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 प्रश्न आता है आपका यहाँ पर ये वाला, इसका है तथ्य आंकड़े। यहाँ क्या देगा, वो आंकड़े देगा। क्या देगा आपको, आंकड़े देगा, तिथि देगा, तिथि, ठीक है, वर्ष देगा, कोई समय देगा, कोई डिजिट देगा, डाटा देगा, कोई डाटा देगा, अंकों में, ठीक है जी। कई बार वो शब्दों में भी देगा। एक इस तरह का प्रश्न होता है, उसका आंसर कैसे देना है, इन सब का मैं कल वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ। इन सब का आंसर कैसे देना मैं कल वाली क्लास में बता चुका हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे चले, यहाँ तक चीज क्लियर है। जरूरी होता है कि अगर हमें पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें करने हैं। जी जी, सब कुछ होगा, बस धीरे धीरे पेशेंस रखो। इस सप्ताह फ्री करेंगे आपको, ठीक है, इस सप्ताह आपको फ्री कर देंगे। तो 3 पैराग्राफ को करने के बाद में हम चलेंगे अब नए पैराग्राफ की ओर। 3 पैराग्राफ करने के बाद में
नए पैराग्राफ की ओर चलेंगे। 10 टोटल पैराग्राफ हमें करने हैं। टोटल पैराग्राफ कितने करने हैं? 10 करने हैं। किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जिसको मिलना है जी जनवरी में मुलाकात हो पाएगी, उससे पहले नहीं। शेड्यूल भेजी है, सुबह से शाम तक ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी क्लासें होती है, तो जनवरी में थोड़ी फुर्सत रहेगी। ठीक है, चलो। तो ये क्या है जी हमारे पैराग्राफ, ये हमारे हो चुके थे। निंदा वाला भी हो गया था कल, इसके बाद में सच्चा ये भी हो गया था। अब आ जाओ फोर्थ। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र व्यवहार आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। ठीक है जी, तो विद्यार्थी जीवन से संबंधित आपका ये गद्यांश है, इससे संबंधित है विद्यार्थी जीवन, और ये चौथा है। इसके अंदर क्वेश्चन देखो, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय, तो क्वेश्चन को करना है छोटा। तो यहाँ पे व्यवहार को सुधारने का समय, ये क्वेश्चन है, व्यवहार को सुधारने का समय। तो व्यवहार को कब सुधारा जाएगा, यहाँ देखेंगे जी। व्यवहार को सुधारने का समय कहाँ है? ठीक है, व्यवहार आचरण, व्यवहार को सुधारने का समय कहाँ दिया गया? ये रहा। व्यवहार को सुधारने का समय क्या है? विद्यार्थी जीवन ही वह समय है, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र व्यवहार आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। पूर्णविराम। राइट आंसर क्या हो गया? ठीक है, प्रौढ़ अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, छात्रावस्था। तो राइट आंसर क्या है? विद्यार्थी जीवन अर्थात छात्रावस्था। दूसरा क्या है जी? और देखो इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें? इसका आंसर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये कह रहा है विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया प्राचीन काल में, इस अवस्था में सुसंस्कार समृद्धि पोषित की जा सकती है। ये हो गया। छात्रावस्था उस सफेद चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। ये भी तो उसी बात को कह रहा है। छात्रावस्था उस सफेद चादर की तरह है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। तो यहाँ पे छात्र अवस्था की बात की गई है। प्रौढ़ अवस्था जो बुजुर्ग होते हैं, युवा अवस्था की कोई बात ही नहीं है, वृद्धावस्था की नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी है। तो इसलिए राइट आंसर हो गया आपका डी। छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था। तो छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता है? कठोर अनुशासन के लिए, घर से दूर रखने के लिए, अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था तो किस लिए? प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता है, और जो जितना ज्यादा अनुशासित होगा उतना ही ज्यादा उसका जो आईक्यू लेवल है जबरदस्त होता है। कठोर अनुशासन के लिए क्या है जी? छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था कठोर अनुशासन के लिए। नेक्स्ट, छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना की गई। तो छात्र अवस्था की उपयुक्त तुलना किससे की गई? विकसित वृक्ष से, सफेद चादर से, अविकसित वृक्ष से, या वृक्ष की विकसित शाखा से। ठीक है जी, छात्र अवस्था की तुलना किससे की गई? देखो पैराग्राफ क्या कह रहा है। छात्र अवस्था उस सफेद चादर की तरह, कह रहा है ना, छात्र अवस्था उस सफेद चादर की तरह जिसमें जैसा प्रभाव डालोगे डाला जा सकता है। सफेद रंग में कोई भी कलर चढ़ा सकते हैं, तो किससे है? सफेद चादर। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहां पर ये जो शब्द बना है ये बना है महत्व मित्व परतल। इसके अंतर्गत ये क्या है? टू, सम और कार। ये बना है आपका अनु और शासन से, और ये बना है आपका यहाँ पर अविकसित।
ठीक है जी। इसमें भी आपका उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें 2 उपसर्ग है, लेकिन महत्व में कोई उपसर्ग नहीं है। राइट आंसर आपका 19 का ए। सबको आंसर देना है जी, ठीक है, सबको आंसर देना है। तो ये क्या है, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन आ गया इसमें। प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए क्या है। चरित्र और व्यवहार की बात है, कठोर अनुशासन है, विद्यार्थी जीवन है, या छात्र एक वृक्ष है। तो राइट आंसर क्या है, पैराग्राफ के स्टार्टिंग की 2 पंक्ति और लास्ट की 2 पंक्ति में जिसकी चर्चा हो तो वो उस पैराग्राफ का टाइटल हुआ करता है, शीर्षक होता है। तो इसमें किसकी चर्चा है, इसमें चर्चा है विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन वह समय है, प्राचीन समय में बालक को घर से गुरुकुल में दूर रहकर, तो किसकी बात हो रही है, प्राचीन काल से विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो गया जी, इसका टाइटल हो गया विद्यार्थी जीवन। कौन सा हो जाएगा, विद्यार्थी जीवन की चर्चा है। पैराग्राफ के स्टार्टिंग की 2 पंक्ति, लास्ट की 2 पंक्ति में जिस भाव को, जिस तथ्य को रखा गया है वो किसी भी पैराग्राफ का टाइटल हुआ करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो गया। अपठित गद्यांश भाग 5। तो 5वां देखो, तो 5वें में क्या है जी, भारतीय मनीषी हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। तो क्या है ये, इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। भारतीय मनीषी किसके बारे में सोचता है, इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। ठीक है जी। तो इच्छा अनिच्छा भारतीय मनीषियों की बात है। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है, चिंतन का विषय, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय, ये आप चिंतन का विषय। तो भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय देखो जी क्या है इसमें, भारतीय मनीषी हमेशा इच्छा अनिच्छा के बारे में सोचता रहता है। आजकल जो कुछ हमें है उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है। तो ये इच्छा अनिच्छा ही तो होगा भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय, इच्छा और अनिच्छा। राइट आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, पहली पंक्ति में आंसर था, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इच्छा का जीवन में प्रभाव, ये क्वेश्चन है, इच्छा का जीवन में, क्वेश्चन को छोटा करना है आपको। इच्छा का जीवन में प्रभाव, आनंद, सुख, लालसा या कार्य क्षमता। इच्छा के जीवन में प्रभाव क्या है जी, इच्छा का जीवन में प्रभाव, ठीक है, वह अपनी इच्छा के कारण, यानी जो कुछ भी हम हैं वह सब अपनी इच्छा के कारण से है। यदि हम दुखी हैं, हम दास्ता में हैं, हम अज्ञानी हैं, हम अंधकार में डूबे हैं, तो ये क्या है, सब इच्छा के कारण है। ठीक है, ये सब क्या है, इच्छा के कारण है। तो राइट आंसर क्या होगा, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव है, आनंद देती है, सुख देती है, लालसा बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, इच्छा लालसा बढ़ाती है। आनंद थोड़ा ही देगी इच्छा, लालसा बढ़ाएगी, ये रही, वो कह रहा है खुद। ठीक है, जो कुछ ये कह रहा है कि हम इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचते हैं, आज जो कुछ हम है उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है। यानी जो कुछ भी हम है सब अपनी इच्छा के कारण है, तो वो लालसा ही तो है। तो इच्छा क्या देती है, इच्छा लालसा देती है। ठीक है, अधिक लालसा करे, अधिक आकांक्षा करे। ठीक है जी, राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है। मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु, बीमारी में, सुख में, हर्ष में, इच्छाओं के बढ़ने से, वो चर्चा ही कर रहे हैं। अब वेरीफाई कर लो इसका आंसर डी है कि नहीं है। ठीक है, इसमें देखो एक लंबी मृत्यु कहाँ है, तो क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती है, आपको यह निराश कैसे है, यही कारण निराशा चाहते हैं, इच्छा आप दुखी होना चाहते हैं, अधिक है, अधिक आकांक्षा है, आप अधिक दुखी होंगे। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा न करे, यही आंतरिक जगत में काम करने की इच्छा है। तो इसमें कहाँ लिया है जी, तो पैराग्राफ में तो यहीं तक ही है। ठीक है, इच्छाओं में है, वही कह रहा है ये सब, ये रहा मृत्यु है। यदि जीवन एक लंबी, यदि जीवन, यहाँ पे ध्यान दो, यदि जीवन एक, खुश हो बेटे, बस 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 खुश, इधर
यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है तो केवल इच्छा के कारण है। यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है तो केवल इच्छा के कारण है। और ये इसका आंसर है, देखो यहां, इच्छाओं के बढ़ने से। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा? तो लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा? भक्ति को, इच्छा न करने को, विनम्र रहने को, या कष्ट भोगने को? आंतरिक जगत में काम करने का गणित, आंतरिक जगत में काम करने का गणित कहाँ है पैराग्राफ में? यही आंतरिक जगत में काम करने का गणित है। इच्छा ही दुख को उत्पन्न करती है। तो आपको क्या करना है? कोई इच्छा न करे, कोई इच्छा न करे। आंतरिक जगत का क्या है? कोई इच्छा न करे। यहां पर क्या है? इच्छा आकांक्षा। ये है, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किया, भक्ति करने को, इच्छा न करने को। इच्छा ज्यादा रहेगी तो दुख भी होगा, क्योंकि पूरी नहीं होगी ना सारी इच्छा, प्रकृति का नियम है। ठीक है जी, करवा दे, वो पीडीएफ भी दे देंगे। क्या इच्छा न करने का ध्यान रखना है। वो पुरस्कार वाली जो पीडीएफ है जो मैंने कराए थे वो भी, और जो मैंने यूट्यूब पे कराए वो भी। यूट्यूब पे वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप लोग गलती क्या करते हो, जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मान के चलो, भर्ती बोर्ड के द्वारा अनेक परीक्षाएं आयोजित की गई और उनमें पुरस्कार के जितने क्वेश्चन रखे हमने ले लिए। तो 10 साल पहले भी लिए, 15 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, 2 साल पहले भी। तो 15 साल पहले जो स्थिति रही है किसी कंटेंट कॉन्सेप्ट की पुरस्कारों की, तो उसी के आधार पर वो 4 ऑप्शंस भी बनेंगे और आप उसमें फिलहाल में देखते हो। जैसे अगर मान के चलो मैं ये कहूँ कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो आपका सबका आंसर होगा 52, क्योंकि अब तक 52 ही थे, लेकिन 2025 में जो है 53 हो गए हैं। अब कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आएगा और वहां से क्वेश्चन लेंगे वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो वहां 53 ऑप्शन थोड़ा ही होगा, वो तो अब हुआ है। तो वहां तो ऑप्शन 52 ही होगा ना। और आप कहोगे सर जी गलत पढ़ा दिया जी आपने, तो 53 है जी। अब तो हमें भी पता है आप साणे हो कि 53 है, लेकिन जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया उसमें ऑप्शन तो उसी के अनुसार होंगे ना, जो पुराना समय था। तो इच्छा न करने को लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा? इच्छा न करने को कहा। राइट आंसर 24 का बी। लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची, इसमें क्या है? शब्दार्थ से क्वेश्चन ले लिया। तो लालसा किसे कह रहे हैं हम? इच्छा को कहते हैं और आकांक्षा को कहते हैं। लालसा बल को नहीं कहते, लालसा बल को नहीं कहा जाता है, लालसा निराशा को नहीं कहा जाता है। लालसा इच्छा को कहा जाता है, आकांक्षा को कहा जाता है, अभिलाषा को कहा जाता है, तीव्र इच्छा को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? तीव्र इच्छा, अभी लालसा, आकांक्षा। ठीक है जी, चाहत भी कहते हैं, स्पृहा भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं और क्या क्या कहते हैं इसको। स्पृहा, चाहत, अभिलाषा, तीव्र इच्छा, इसको उत्कंठा बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? तीव्र इच्छा। मतलब ये सब किसके लिए आते हैं? लालसा के लिए आते हैं। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो विद्यार्थियों के लिए समय के महत्व को बताया गया है जी इस पैराग्राफ में। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक, तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है जी? विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक, यहाँ पे कहाँ है? सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। सफलता का रहस्य क्या है? ठीक है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया, अपने कार्य में बिजी रहे। वो दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति है, तो यहाँ क्या है? समय की दुहाई, समय की कीमत, समय पर काम। तो समय की कीमत समझना। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? समय की कीमत समझना। ठीक है, समय पर काम करना नहीं, समय की कीमत। क्यों है समय की कीमत? समय का सदुपयोग है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। ठीक है जी।
तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं? तो समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं? अपनी अकर्मण्यता और आलस्य, अपना निठल्लापन, अपनी विविध कमियां या अपना बातूनीपन। तो कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं? तो समय की कमी के बहाने देखो जी क्या छिपाएंगे। समय की कमी, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ पूर्ण विराम है। इससे पहले आंसर नहीं होगा और इसके बाद भी आंसर नहीं होगा। तो क्या हो गया? अपनी अकर्मण्यता मतलब होता है कार्य करने की अनिच्छा, कार्य करने की इच्छा नहीं होना, अकर्मण्यता है। और आलस्य, ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? समय का पालन, समय का प्रयोग, समय की कीमत, समय का सदुपयोग। तो क्या है? समय का सदुपयोग। दुनिया के सफलतम व्यक्ति कहाँ आया है? देखो ये रहा, दुनिया के सफलतम व्यक्ति ये रहा। कहाँ है? यहाँ पूर्ण विराम है। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य अवस्था में जीवन बिताया। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा। समय का सदुपयोग, जितने भी लोग सफल हुए उसने समय का सदुपयोग किया, अर्थात वो अपने कार्यों में व्यस्त रहे, टाइम नहीं बिताया उन्होंने गप्पे मार के। ठीक है। कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? समय ने आने पर, समय कम होने पर, समय बीत जाने पर। तो राइट आंसर क्या है? समय बीत जाने पर कार्य फलप्रद नहीं होता है। कहाँ है पैराग्राफ में? देखो, समय बीत जाने पर दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता है। तो क्या है? समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता है। राइट आंसर, समय बीत जाने पर। अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग अलग करके लिखिए। अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग अलग करके लिखने हैं। मूल शब्द क्या होता है? छोटे से छोटा शब्द। तो वो क्या है इसमें? क्रमन। बाद में क्या है? प्रत्यय। पहले क्या है? उपसर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, जो कि चारों ऑप्शन में नहीं है भैया। तो आप यहाँ पे इसमें दो, या तो ए के बाद में यहाँ दो, या फिर इसके बाद में ये करो। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ये होगा राइट आंसर। ए कर्मण्य और ता। ठीक है। ता प्रत्यय है, ये मूल शब्द है। मूल शब्द क्या होता है? वो छोटे से छोटा शब्द की जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। ये क्या है? इसमें बाद में प्रत्यय लगा हुआ है, आगे क्या लगा हुआ है? इसमें उपसर्ग। जो शब्दांश आगे प्रयुक्त होते हैं उपसर्ग, जो बाद में लगते हैं प्रत्यय। प्रत्यय का खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, उपसर्ग के एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसके मित्र भी होते हैं, शत्रु भी। तो कुछ परिचित है, कुछ अपरिचित है। यहाँ तक शत्रु, परिचितों या अपरिचितों का प्रश्न है, उन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है, किंतु मित्रों को पहचानना कठिन होता है। मुख्यतः सच्चे मित्रों की पहचान बहुत कठिन है। तो इसमें सच्चे मित्रों के बारे में बताया है जी पैराग्राफ। तो ये तो हमने पढ़ लिया सच्चे मित्र। इससे फायदा पता है क्या होता है? इससे हमारी डायरेक्शन बन जाती है। जैसे पैराग्राफ का मुख्य विषय पकड़ लिया हमने क्या है, तो इसमें सच्चे मित्रों की पहचान के बारे में चर्चा की है। तो अब उसके आधार पर हम अनेक क्वेश्चन के आंसर देंगे उसी डायरेक्शन में। समाज में किसको पहचानना कठिन है? सच्चे मित्रों को, शत्रु को, सदास्य व्यक्तियों को, या चालाक व्यक्ति को? तो किसकी बात करेगा? सच्चे मित्रों को। देखना क्या है, सच्चे मित्रों को पहचानना बहुत कठिन होता है। यहाँ पे पूर्ण विराम है, इससे पहले मत जाओ। मुख्यतः सच्चे मित्रों को पहचानना बहुत कठिन है। तो ये हो गया जी।
संपन्न लोगों से लोग कैसा व्यवहार करते हैं, उनसे लोग ईर्ष्या करते हैं, उनसे उनके मित्र बन जाते हैं, लोग उनसे उदासीन रहते हैं, उनकी छाया भी नहीं छूते। तो संपन्न लोग जो हैं, ठीक है, लोग उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, पैराग्राफ के अनुसार चलना पड़ेगा। अब देखो संपन्न लोग कहाँ हैं, संपन्न लोग, संपन्न लोग कहाँ है जी। यह अपराध देखा गया है कि एक और तो बहुत से लोग अपने अपने स्वार्थ वन संपन्न सुखी और बड़े आदमियों के मित्र बन जाते हैं। यहां पे देखो क्या चर्चा है, ये कह रहा है यह प्राय देखा गया है, यह प्राय देखा गया है कि एक और तो बहुत से लोग अपने अपने स्वार्थवंश, अपने अपने स्वार्थवंश संपन्न और सुखी और बड़े आदमियों के मित्र बन जाते हैं। तो संपन्न आदमियों के क्या बनेंगे, संपन्न से ईर्ष्या करेंगे नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए मित्र बन जाएंगे, लोग उनके मित्र बन जाते हैं। ठीक है जी, 32 राइट आंसर बी। सच्चे मित्र की पहचान कब होती है, सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति की घड़ी में, सुख की मिलने जुलने पर, या मेलों के उत्सव में। तो इसको हम वैसे भी करेंगे लेकिन पैराग्राफ के आधार पर वेरीफाई भी करेंगे। सच्चे मित्र की पहचान कब होगी, विपत्ति में। क्यों होगी विपत्ति में, देखो आप, सच्चे मित्र की पहचान कब होगी, विपत्ति में। विपत्ति में नकली मित्र तो साथ छोड़ देते हैं, और जो मित्र साथ नहीं छोड़ते वास्तविक मित्र वे ही होते हैं। यहां पूर्ण विराम हो गया, यहां पूर्ण विराम हो गया। तो विपत्ति में नकली मित्र तो साथ छोड़ देते हैं, और जो मित्र साथ नहीं छोड़ते वो वास्तविक मित्र वे ही होते हैं। तो यहाँ क्या है, विपत्ति मित्रों की कसौटी है, विपत्ति क्या है, मित्रों की कसौटी है। नेक्स्ट, कैसा व्यवहार करते हैं, लोग उनके मित्र बन जाते हैं, लोग उनके, ये तो हो गया विपत्ति की घड़ी में सच्चे मित्र की पहचान। वास्तविक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय बताइए। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, बैग में देखना एक बार, देखो एक बार। तो क्या है जी यहाँ, वास्तव, वास्तव में एक, वास्तव में एक प्रत्यय लग गया, तो ये वाला सही होगा। वास्तव में एक प्रत्यय लग के शब्द क्या बना है, वास्तविक। ठीक है जी, तो राइट आंसर हो गया 34 का आपका बी ऑप्शन। वास्तव में एक प्रत्यय लग के मैंने क्या बनाया है, वास्तविक बनाया है। राइट आंसर हो गया 34 का बी। इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए क्या है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक मनुष्य, समाज, सच्चा मित्र और मित्रता। ठीक है जी, मनुष्य, समाज, सच्चा मित्र और मित्रता। तो क्या है इसमें, सच्चा मित्र। किसी भी पैराग्राफ का शीर्षक टाइटल का पता कहां से चलेगा, पैराग्राफ की स्टार्टिंग की 2 पंक्ति और लास्ट की 2 पंक्ति में जो भी चर्चा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसके मित्र भी होते हैं और शत्रु भी। तो यहाँ क्या है, मित्र और शत्रु। यहाँ पे क्या है, सच्चा मित्र। यहाँ क्या है, यह ठीक कहा है कि विपत्ति में मित्रों की, विपत्ति मित्रों की कसौटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाया आपका, ये कहलाया यहाँ पर, ये कहलाया यहाँ पे टाइटल सच्चा मित्र। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के लिए जो है ना मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, कि आज 23 तारीख है, दिसंबर का महीना चल रहा है, जो कि साल का लास्ट वाला महीना है, 2025 चल रहा है, 9:40 हुए। रोहित आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस सूंघना है। ठीक है, आप पढ़ने नहीं आते हो। ठीक है जी, हाँ। आप में बहुत सारे बच्चों में बीमारी होती है, बहुत सारे बच्चे इस पे काम करते ही नहीं कि मेरे में कमी क्या है, दूसरे में ढूंढते हैं। अब मैं जो ये पढ़ा रहा हूं ना, इसको पढ़ के बहुत सारे बच्चे लेंगे सिलेक्शन, और बहुत सारे बच्चे बनेंगे विद्वान, लेखक, साहित्यकार। ठीक है जी, और वो फिर समाज में गंध फैलाएंगे। वो समाज में, क्योंकि जैसा दिमाग होता है ना,
जैसा हम सोचते हैं ऐसा ही फिर हमारा दिमाग वर्क करने लगता है। अब मान के चलो इस स्टेज में आके जो आपकी एज है रोहित, अगर हम दूसरे में अपनी सोच के मुकाबले, ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रख, कोई भी अच्छी चीज हो, अगर मेरा नजरिया उसमें कमी खोजने का है, कमी देखने का है, तो मैं इसमें 100 कमी निकाल सकता हूं। नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कोई काम किया, वो कुछ बच्चों को पसंद आएगा, कुछ को पसंद नहीं आएगा, ये मैं चल ही रहा हूं इसी चीज को लेकर। मैं सबको संतुष्ट भी नहीं कर सकता। मैं हर 100 बच्चे में से 99 बच्चों की टेंशन लेता हूं, एक की नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है आज तक धरती पे कोई इंसान ऐसा नहीं हुआ कि जिसके काम से 100 के 100% आदमी संतुष्ट हो जाए, क्योंकि इंसान है और स्वाभाविक बात है वो हर किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। जब क्लास के अंदर बहुत सारे अलग अलग दिमाग, अलग अलग आईक्यू लेवल, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो टीचर को एक बीच का वो रास्ता निकालना होता है जो हमें सिलेक्शन की ओर ले जाता है। और मैं उसी रास्ते पे चल भी रहा हूं, और मैं इस रास्ते को बिल्कुल नहीं बदलूंगा, और मैं उस तरीके को भी नहीं बदलूंगा जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि मुझे ये पता है अल्टीमेटली घूम फिर के मंजिल पे रास्ता एक ही ले जाता है। बाकी कुछ जो शॉर्ट्स होते हैं ना, उसमें कुछ समय जाके आदमी अपने आप रुक जाता है, फिर बैक गियर लेता है और वापिस आके फिर दोबारा से चलता है। तो किसी भी सिलेक्शन लेने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ये आपको समझो। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर के प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे यूट्यूब चैनल की, वो शॉर्ट से ट्रिक से पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, उससे मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, मेरे समझ में आ गया। लेकिन उससे क्वेश्चन पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, उससे क्वेश्चन पेपर में सही बनेगा कि नहीं बनेगा, मुद्दा तो ये भी है। उसका पढ़ाया हुआ पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, मुद्दा ये भी है। उसने खुद सिलेक्शन लिया है कि नहीं लिया है, या अपना आया अनाप शनाप अपना इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, 4 टीचरों से पढ़ गया और खुद हो गया जी। तो मुद्दा है कि आपको अनुभव कितना है, मुद्दा है कि आपके देखने का नजरिया क्या है, मुद्दा है कि आपने पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका क्या है, और मुद्दा यह है कि आप किस मंशा के साथ पढ़ रहे हो। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके वर्क प्लेस पर बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपके अनुकूल नहीं होगी। किसी को इस मौसम में सर्दी लग रही है, वो घर पे हीटर चलाएगा, और किसी को सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही है लेकिन उसको हीटर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब बंद करे तो उनका नुकसान जिनको सर्दी लग रही है, और चलाए तो उसका नुकसान जिसको गर्मी लग रही है। तो फिर क्या करोगे, एक बीच का रास्ता निकालोगे, ठीक है, उसके टेम्परेचर को इतना मेंटेन करोगे कि सर्दी वाले को सर्दी ना लगे और गर्मी वाले को गर्मी ना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बीच का मध्य मार्ग निकालो जीवन में, ना ज़्यादा भोगों में जाओ, ना ज़्यादा हार्डवर्क करो, ना ज़्यादा आलस्य में रहो। बीच के एफर्ट्स के साथ में आप अपना सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक। अब छोटे छोटे प्राइमरी के बच्चे थोड़े ही हो यार, मैं आके पहले यहाँ लिखूंगा, आज 22 तारीख है, दिसंबर का महीना चल रहा है, 2025 है, 9:44 है यार, ये कौन सा तरीका हो गया, ये पढ़ने का पढ़ाने का कौन सा तरीका हो गया भाई। जब हमें रिकॉर्डिंग क्लास देनी होती है तो हम तो कह के देते हैं, जैसे मेरे बैच आए नए 2 अभी, एक हिंदी स्पेशल यूपी स्पेशल में है, एक जर्नली सभी के लिए है, तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं लाइव क्लास दूंगा, इसमें रिकॉर्डिंग बैच दूंगा, प्रैक्टिस बैच है इसके अंदर। तो हमें क्या जरूरत है लाइव क्लास के आगे रिकॉर्डिंग चलाने की भाई, मैंने तो नहीं चलाई पिछले 6 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आपने किसी टीचर को देखा होगा, वो चीज़ उसका इवैल्यूएशन करके हमारा मत करो, और करो तो फिर सही करो ताकि आपको फायदा हो। तो यहाँ क्या है, सच्चा मित्र, इसका क्या बनेगा, शीर्षक बनेगा। मेरा पर्पज केवल आपको समझाने का था, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा हो गया है कि माँ बाप और टीचर या बड़ा भाई कुछ कहे आपको तो आप मुंह फुला के कुप्पा हो जाते हो, क्योंकि आपसे बड़ा स्वाभिमानी धरती पे कोई नहीं है, खुद का कोई अचीवमेंट नहीं है। सबसे बड़ी खूबी तो मैं स्टूडेंटों में ये देखा हूँ कि लाइफ में कोई अचीवमेंट ही नहीं है, कि 10-12 आदमी का भला किया हो, 4-5 परिवार का पालन पोषण कर रहा हो, ठीक है, खुद को एक बड़ा सिलेक्शन ले चुका हो या कोई मेडल ले चुका हो, खुद का अचीवमेंट नहीं, और स्वाभिमान इतना कि टीचर कुछ बोल दे, माँ बाप कुछ बोल दे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है अपने पे काम करना। पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता आज की डेट में, पढ़ तो सारी दुनिया रही है यार, हर कोई 12-15 घंटे पढ़ रहा है, लाइब्रेरी देखो सारी भरी पड़ी हुई है, कहीं चले जाओ आप, किसी भी स्टेट में जाओ, सारी लाइब्रेरी में बच्चे 12 घंटे कम से कम चीटिंग कर रहे हैं, और सबके पास सारी पीडीएफ है, सारे नोट्स हैं, सारी किताबें हैं, और एक नहीं 6-6 टीचर से बच्चे पढ़ रहे हैं।
लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहे। क्यों? जो दिमाग में खुर्राफाती जो चल रही है, जहां काम करना है वहां नहीं करेंगे, बस सनाप सनाप अटरम सटरम कुछ भी। तो इसलिए अपठित गद्यांश ये आपका 8वां है। भारतीय हिंदू युग में नाटक साहित्य की प्रधान काव्य, इसको मैं पढ़ूंगा। अब तक मैंने बिना पढ़े किए थे, अब इनको मैं पढ़ूंगा क्योंकि हमारे साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आएंगे। देखो, भारतीय हिंदू युग में नाटक साहित्य ही प्रधान काव्य था। तो भारतीय हिंदू युग में सबसे ज्यादा फेमस क्या थे जी? नाटक। सबसे ज्यादा प्रधान क्या थे? नाटक। ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। भारतीय हिंदू युग में नाटक साहित्य ही प्रधान काव्य के रूप में बन गया था, किंतु बाद में नाट्य रचनाएं कम हो गई। भारतीय हिंदू युग के बाद द्विवेदी युग में कम हो गई। क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण, इस नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नाटकों से हिंदी साहित्य में बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो गई। तो नाटककार कौन थे? भारतीय हिंदू, हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्य शास्त्र में विस्तार से किया गया। हिंदी नाट्यकारों ने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो प्राचीन समय में संस्कृत में जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का नाटक है, ठीक है, तो उसमें क्या है जी? नांदी की प्रस्तावना मंगलाचरण काव्यों में होता है। तो किसी भी नाटक की शुरुआत जो होती थी संस्कृत में, वो नांदी पाठ से होती थी। नांदी क्या है? परमात्मा का स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना। जैसे आपने देखा होगा किसी भी नाटक की शुरुआत या तो उगते हुए चांद से होगी, सॉरी उगते हुए सूरज से होगी, या शंख से होगी, चकवा चकवी से होगी, समुद्र का पानी दिखाया जाएगा, या किसी देवी देवता की मूर्ति, उसको नांदी कहते हैं। तो किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले जो परमात्मा को हम याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, वो नाटक में नांदी कहलाता है। और काव्य और महाकाव्यों में उसको मंगलाचरण कहते हैं। काव्य और महाकाव्यों में उसको क्या कहते हैं? मंगलाचरण कहते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है, नाटकों में नांदी से नाटक की शुरुआत, काव्य महाकाव्य में मंगलाचरण से। मंगलाचरण भी वही है, परमात्मा का, अपने इष्ट देवी देवता का भजन होगा। जब आपकी शादी होगी, तो शादी जब आपकी होगी तो आपने जीवन की जो शुरुआत कर रहे हो, तो पहले अपने देवी देवता, जो इष्ट देवी देवता, उसकी पूजा करोगे। फिर अपने जो पूर्वज है उसकी पूजा करोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होगी। नहीं, ठीक है, नांदी हो गई, मंगलाचरण हो गया, प्रस्तावना को हटाया जाने लगा। तो संस्कृत में जहां नांदी मंगलाचरण प्रस्तावना थी, उसको हटाया जाने लगा हिंदी के अंदर। विसंबक प्रवेशक आदि का विधान छोड़ दिया गया। विसंबक कौन था? बीच में आके कथा के बारे में बता के जाता था कि इतनी कथा हो गई, अब ये बची हुई है, इसमें ये होगा। प्रवेशक क्या होता है? एंट्री कराते थे बीच में मनोरंजन के लिए। आजकल जो विदूषक का काम होता है, ठीक है, विधान छोड़ दिया जाता है। विदूषक के बदले कोई मनोरंजक पात्र रखा जाने लगा। तो संस्कृत के प्राचीन नाटक में विदूषक थे, और आज उसका काम कौन कर रहा है? राजपाल। ठीक है, असरानी, जॉनी लीवर। तो जो फिल्मों में जॉनी लीवर, राजपाल, असरानी की भूमिका थी, वो विदूषक की तो थी। ठीक है, तो उनके बदले कोई मनोरंजक पात्र रखा जाने लगा। सांचे में ढले हुए पात्रों के स्थान पर निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र आने लगे। ठीक है, तो ये कह रहा सांचे में ढले हुए पात्र। सांचे में ढले हुए पात्र, कोई राम का रोल कर रहे हैं, कोई भगवान श्री कृष्ण का रोल कर रहा है, कोई अर्जुन का रोल कर रहा है, तो वो सांचे में ढले थे, वो उसी के कैरेक्टर को करते थे। लेकिन अब उन कैरेक्टर को छोड़कर अब निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र अर्थात नायक नायिकाएं आने लगे। विदूषक का अर्थ क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति, घृणा फैलाने वाला व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति। अर्थात जो राजपाल है, असरानी है, जॉनी लीवर है फिल्मों में, तो उसको वो प्राचीन काल में क्या कहलाते थे? वो विदूषक। तो आज के टाइम में उनका काम क्या था? हंसी उड़ाना। राइट आंसर हो गया आपका डी। भारतीय हिंदू युग में साहित्य का प्रधान रूप क्या था? भारतीय हिंदू युग में साहित्य का प्रधान रूप नाटक था। बीच में बंद हो गया था, फिर जयशंकर प्रसाद ने आके कमान संभाल ली थी। भारतीय हिंदू के बाद नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किसका था? जयशंकर प्रसाद का था। हमने पूरा पढ़ ही लिया है, उसी के आधार पे अब आंसर देंगे। ठीक है जी, अब देखो ये कहाँ है? विदूषक का काम ये रहा, जो पहले क्वेश्चन का आंसर था ना, विदूषक के बदले कोई मनोरंजन पात्र रखा जाने लगा। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। मनोरंजन का पात्र हंसी छुड़ाने वाला हो गया। फिर वो कह रहा है भारतीय हिंदू युग में नाटक साहित्य ही प्रधान काव्य के रूप में था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया इस क्षेत्र में। किस में? नाटक के क्षेत्र में। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए जी आपके।
ठीक है, आगे देखो यहाँ पे हिंदी नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो निजी व्यक्तित्व से युक्त पात्र आने लगे, बिल्कुल आए, वो तो लास्ट में था ही। प्रवेशक आदि का विधान छोड़ दिया गया, ठीक है। मंगलाचरण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा, ये भी सही है, ठीक है जी। प्राचीन काव्य शास्त्र के विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया, नहीं किया, तो ये कथन गलत है, बाकी सारे ठीक थे। दिए गए गद्यांश में विधान का आशय क्या है? शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, आशय पूछ रहा है। विधान रचना प्रणाली, रंगमंच प्रयोजन या फिर भाग्य। तो विधान का अर्थ क्या है यहाँ पर? ये विधान का आशय रचना प्रणाली, ठीक है, विधान करना, इस चीज को रखना। फिर क्या है? पठित 9वां है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के शिव साधना। तो हरिकृष्ण प्रेमी की रचना का नाम क्या था जी? हरिकृष्ण प्रेमी की रचना का नाम था शिव साधना, शिवा साधना सॉरी। और दूसरा रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन नाटक, ये क्या है? ये नाटक। तो आपके दोनों चीजें तैयार हो रही है। हरिकृष्ण प्रेमी ने 2 रचनाएं लिखी नाटक के रूप में, एक शिवा साधना, ये पार्वती ने की थी शिव की साधना, और दूसरा रक्षाबंधन, ठीक है। नाटक प्रसिद्ध है। श्री प्रेमी के नाटकों में कथोपकथन स्वाभाविक है। कथोपकथन किसे कहते हैं? जो भी घटना प्रसंग उसके अंदर दिए गए स्वाभाविक है। शिवा साधना छत्रपति शिवाजी के शिव पर है, तो ये क्या है? छत्रपति शिवाजी पे है, तो ये पार्वती वाला नहीं है जो कालिदास ने लिखा था, ठीक है। रक्षाबंधन इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक अनुसूत्री पर है कि मेवाड़ की महारानी करमवती ने राखी भेजी हुमायूं को। तो यहाँ पे क्या वर्णन है जी? रक्षाबंधन में मेवाड़ की जो महारानी थी करमवती, उसने हुमायूं को जो राखी भेजी, ठीक है जी। हुमायूं ने गुजरात शासक बहादुर शाह को युद्ध में पराजित करके अपनी धर्म बहन की रक्षा की। तो ये करमवती कौन थी? धर्म बहन कौन? ठीक है, मेवाड़ की जो महारानी करमवती थी, ये हुमायूं की धर्म बहन कहलाई। दोनों नाटकों पर स्वाधीनता आंदोलन के विचारों का प्रभाव है। एक में छत्रपति शिवाजी का वर्णन है शिवा साधना में, तो यहाँ शिव भगवान शिव का नाम नहीं है बल्कि छत्रपति शिवाजी का नाम है, ठीक है जी। और दूसरे में कलावती और हुमायूं में जो राखी भेजी गई उसकी बात है। शिवा साधना नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। इसके बाद गद्यांश में नाटकों पर किसका प्रभाव पड़ा? स्वाधीनता आंदोलन, दोनों में स्वाधीनता आंदोलन का है। रक्षाबंधन नाटक का संबंध किस शासक से? रक्षाबंधन नाटक है करमवती को, करमवती ने हुमायूं को जो राखी भेजी, राइट आंसर हो गया आपका सी। बहादुर शाह कहाँ का शासक था? गुजरात का, ठीक है। उसको युद्ध में पराजित किया था बहादुर शाह को, किसने? हुमायूं ने। गद्यांश में मेवाड़ की महारानी कौन है? गद्यांश में मेवाड़ की महारानी है करमवती। कौन है? करमवती। लास्ट वाला पैराग्राफ है जी आज का 10वां। इसके बाद संसार में शांति व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, संसार में शांति व्यवस्था सद्भाव के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ पर निर्देश दिया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ और किसी कारण से नहीं हुआ, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया। इसके बाद भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई। इसके कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे पहचानने लगा? संतों के अनुभव से, वर्णभेद से, घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता से, अपनी शुभ बुद्धि से मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को, क्योंकि पैराग्राफ में किसकी चर्चा हुई कि संसार में सबसे ज्यादा रक्तपात धर्म के कारण हुआ, धर्म की लड़ाई है। कहीं यहूदियों का और इस्लाम का झगड़ा है, कहीं इस्लाम का ईसाइयों का झगड़ा है, कहीं हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा है। तो अपनी बुद्धि से ये यहाँ कह रहा है इस पैराग्राफ में, ये रहा देखो, ये कह रहा है कि अपनी शुभ बुद्धि से, ये रहा अपने मनुष्य पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से
धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ? देशों में भिन्नता बढ़ी, वैमनस्यता बढ़ी, दूरियां कम हो गई। देशों में दूरियां कम हो गई, इसका आंसर कहाँ है जी? ये रहा, देशों में दूरियां कम हो गई। ये कह रहा है, यहाँ पे पूर्ण विराम है। विज्ञान की प्रगति, संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों में दूरियां कम हो गई। इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। देश में आज भी कौन सी समस्या है? नफरत की, वर्ण भेद की, सांप्रदायिकता की, अमीरी गरीबी की? तो किसकी है? सांप्रदायिकता, धर्म। ठीक है जी, किसकी है? देश में आज भी कौन सी समस्या है? सांप्रदायिकता की। कहाँ है पैराग्राफ में? ये रहा। बाद में मनुष्य कारण धीरे धीरे अपनी सुबुद्धि, विश्वास जनित धार्मिक भेदभाव, ठीक है, कारण मानव घृणा, ईर्ष्या एवं से कटुता में कमी आई। ठीक है, तो कहाँ है जी? ये संसार में शांति सद्भावना के लिए ये सब पुरुषों ने धर्म के माध्यम से दिया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथों में एक अस्त्र बन गया। यही तो है, बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथों में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ किसी कारण नहीं हुआ, यही सांप्रदायिकता है। इसी को क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता। किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता में, कटुता में कमी नहीं आई? कटुता में कमी नहीं, नफरत से, सांप्रदायिकता से, अमीरी गरीबी से, वर्ण भेद के कारण। सांप्रदायिकता के कारण कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्य के महत्व के प्रति जागरूक उत्पन्न करने का एकमात्र साधन शिक्षा का व्यापक प्रसार। तो शिक्षा का व्यापक प्रसार, अगर आदमी शिक्षित होगा तो वास्तव में झगड़ों में नहीं पड़ेगा। तो शिक्षा का व्यापक प्रसार कहाँ है? ये रहा, यहाँ पे पूर्ण विराम है, यहाँ पे पूर्ण विराम है। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। तो राइट आंसर क्या हो गया जी? मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। तो ये थे जी आपके 10 पैराग्राफ जो आज कंप्लीट हो गए। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। तो आज मेरी क्लास है तद्भव शब्द की। कैरियरविल पे यूपीएसआई का जो प्रैक्टिस बैच फ्री में लेके आए थे, उसमें मैं कंटिन्यू टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चनों को लेके आता हूँ रोज। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लास रहती है प्रैक्टिस की। तो अभी 10 बजे मैं लाइव होऊंगा तद्भव शब्दों की प्रैक्टिस के साथ। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।